क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। मैकेनिक्स के कोर्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था पार्टिकल डायनामिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रोटर क्या होता है। पार्टिकल डायनामिक्स में बेसिकली हम ये स्टडी कर रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उस पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस के इफ़ेक्ट को देखना है कि किस तरह से उस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो डिपेंड कर रही है उन एक्सटर्नल फोर्सेस के फैक्टर्स पर। अब हम बात करते हैं कि रोटर क्या होता है। रोटर जो है हॉलो सिलिंड्रिकल शेल होता है। हॉलो सिलिंड्रिकल शेल व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटर। इसमें क्या होता है, कोई भी हॉलो सिलिंड्रिकल शेल लेना है, इस तरह का कोई भी हॉलो सिलिंड्रिकल शेल लेना है। अगर यही हॉलो सिलिंड्रिकल शेल अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करे तो उसको रोटर बोला जाता है। अब यहाँ पे हम रोटर को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रोटर ने क्या करना है, मूव करना है। रोटर ने मूव करना है, उसकी मोशन को देखना है, हमने उसकी मोशन की डिपेंडेंस देखनी है कि एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरह से इस रोटर की मोशन को इफ़ेक्ट करती हैं। अब रोटर क्या होता है, सर्कस में स्टंटमैन रोटर को यूज़ करते हैं जिनको डेथ वेल भी बोला जाता है, कि अगर कोई आदमी है वो रोटर के अंदर जाके खड़ा हो जाता है। रोटर क्या है, बेसिकली एक सिलिंड्रिकल हॉलो शेल है जिसके नीचे ये फ्लोर है जो मैंने रेड शेडेड एरिया से शो किया हुआ है। यहाँ पे कोई आदमी जाके खड़ा हो जाता है और क्या होता है, उस रोटर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। जब रोटर मूव करना शुरू करता है, शुरू में उसकी स्पीड कम होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो फिर रोटर जो है वो किसी ऐसी स्पीड तक पहुंच जाता है कि उस स्पेसिफिक स्पीड पे उस ऑब्जेक्ट पे या उस आदमी पे लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाती है। उसकी वजह से अगर हम इस रोटर के इस फ्लोर को, फर्श को हटा भी दें तो वो आदमी गिरता नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई शेल हॉलो और सिलिंड्रिकल हो, अगर उसको आपने अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव कराना हो, उसके अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव करवाना हो, अगर जहाँ पे आप किसी बंदे को खड़ा कर दें और आप देखेंगे कि जब ये रोटर किसी स्पेसिफिक स्पीड तक पहुँचेगा तो उस सूरत में उस पे लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएंगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करेंगी और हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक्ट करेंगी तो वो किस टाइप की होंगी और कौन कौन सी होंगी। आज हम यही देखेंगे कि अगर इसके नीचे से फर्श को निकाल भी दिया जाए, इसके पाँव के नीचे से अगर फ्लोर को निकाल भी दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाता है, गिरता नहीं है। अब हम इस पे लगने वाली फोर्सेस को देखेंगे। हमारा बेसिकली आज का पर्पस क्या है, हमने फाइंड करनी है वो टेंजेंशियल स्पीड कि जिस स्पीड तक अगर ये रोटर पहुंच जाए तो तब ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल डाउन नहीं होता, ना ही सेंटर की तरफ गिरता है ना ही नीचे की तरफ गिरता है, बल्कि वो रोटर की दीवार के साथ इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाता है। तो हमने क्या फाइंड करनी है, हमने वो टेंजेंशियल स्पीड फाइंड करनी है जिसके साथ जो है रोटर मूव करता है और उस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम के स्टेट में ले आता है। उस पर एक्ट करने वाली फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नहीं गिरता। अब आपको पता है इसका वेट होगा, वेट की वजह से इस पर क्या लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। याद रखना है किसी ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज़्यादा होता है उस पर एक्ट करने वाली ग्रेविटी की फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इस पर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। हम कह सकते हैं कि वेट के बराबर फोर्स लगेगी, किसके बराबर आ जाएगी, ये mg, F = W = mg। ये डाउनवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स है। अब ये आदमी जो है रोटर के अंदर जाता है और जाके रोटर की दीवार के साथ इस तरह से लग के खड़ा हो जाता है। अब क्या होगा, अगर मैं अपने आप को प्रेस करती हूँ अगेंस्ट दिस वाइट बोर्ड तो क्या होगी, ये वॉल जो है या ये वाइट बोर्ड जो है मेरे पे नॉर्मल की एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि मेरे साथ किस एंगल पे होगी, 90 के एंगल पे होगी। अगर ये आदमी रोटर की दीवार के साथ जाके खड़ा हो जाता है तो उस पर एक फोर्स लगेगी जो कि नॉर्मल की फोर्स होगी और उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी। सिंपल सी बात है, लाइक अगर मैं इस वाइट बोर्ड के साथ खड़ी होती हूँ तो ये वाइट बोर्ड भी मेरे पे एक फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, नॉर्मल है।
मेरे साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ अब जिस फोर्स का एंगल, नॉर्मल की फोर्स को जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 होगा। दो फोर्सेस डिस्कस कर ली, वेट की वजह से इसकी फोर्स डाउनवर्ड है, और ये अगर जाके वॉल के अगेंस्ट खड़ा होता है तो वॉल की वो जो फोर्स है रिएक्शन की वो किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर टू दैट पर्सन होगी, जिसको हम नॉर्मल की फोर्स बोल रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि इसमें मज़ीद कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब ये आदमी का वेट जो है नीचे की तरफ है, अगर ये नीचे की तरफ फर्श हटा दें या मूव करना चाहे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें पता है कि अगर पहले ये रेस्ट में था, इस पर कौन सी फोर्स लगेगी जो इसको मोशन नहीं करने देगी, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसका हम नाम दे देते हैं एफएस का। वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स इस दीवार के साथ खड़ा होता है, दीवार का रिएक्शन जो है इस पर लगता है नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, और जब ये आदमी नीचे गिरना चाहता है तो इस पर एक फोर्स लगती है, जिसको हम इस पे फोर्स लगती है जो कि इसको मूव नहीं करने देती नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इसको लेके जाना चाहती है। वो कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स होती है बट टाइप कौन सी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब अगर आप इस फ्लोर को, इस फर्श को इस आदमी के पाँव के नीचे से हटा देते हैं तो तब देखें क्या सीन होता है। किसी सर्टन स्पीड तक जब ये रोटर पहुंच जाएगा, आप इस फर्श को रिमूव कर देंगे तो ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे 4 फोर्सेस एक्ट करनी चाहिए जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ड्यू टू दिस रीज़न वो पर्सन जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएगा, वो मूव नहीं करेगा, ना ही वो नीचे गिरेगा, ना ही वो सेंटर की तरफ गिरेगा, बल्कि वो इस तरह से दीवार के साथ लग के खड़ा हो जाएगा। उसके पाँव के नीचे से अगर फर्श को निकाल भी दिया जाए तो वो इस तरह से घूमता ही रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब आपने देखा मैंने यहाँ पे 3 फोर्सेस लिखी हैं, इट मीन्स एक फोर्स और भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें नॉर्मल की फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ है, तो हमें पता है कि नॉर्मल की फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है, जो कि सेंटर की तरफ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्मल की फोर्स है ये इस पर्सन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहेगा। 2 फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल कर देंगी। मतलब एन को कौन सी फोर्स इक्वल करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल करेगी, क्योंकि ये जो एन है ये इस पर्सन को, इस बॉडी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। बॉडी का वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि mg जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, fs के। fs क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, fs। mg किसके बराबर आ रहा है, fs हमें पता है किसके बराबर होता है, म्यू एस एन। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू एम जी बाय म्यू एस। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्या किया, वो फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, वो फोर्स जो अपवर्ड एक्ट कर रही थी, आपने इन दोनों को इक्वल रखा और वहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं कि इस पर्सन पे दूसरी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। नॉर्मल की फोर्स जो है n है, यही फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि क्या है, mv²/r। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अगर हम n की इस एक्सप्रेशन की जगह पे n की ये वाली वैल्यू पुट करके देखें तो वहाँ से हम वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड कर लेंगे। n की वैल्यू क्या है, mg बाय म्यू एस किसके बराबर आ जाएगा, mv²/r। mg बाय म्यू एस किसके बराबर आ रहा है, mv²/r। अब आपने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से m जो है वो m के साथ कैंसिल हो जाएगा।
आप यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या फाइंड कर लेंगे, v इज इक्वल टू, v किसके बराबर आ जाएगा, g के साथ आप r को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, म्यू एस। आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ से थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं। अगर आप v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, आर जी बाय म्यू एस। इस जगह पे आपने कैपिटल आर का एक्सप्रेशन यूज़ करना है। आपने v की वैल्यू फाइंड कर ली तो मैंने क्या बोला था कि हमें वो टेंजेंशियल स्पीड फाइंड करनी है जिसके साथ ये रोटर मूव करता हुआ जा रहा है। ये हमारे पास लीनियर स्पीड है। अब जो रोटर है वो सर्कुलर स्पीड में है, सर्कुलर मोशन है उसकी, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से इसकी एंगुलर स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगुलर स्पीड का और लीनियर स्पीड का रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v किसके बराबर आ जाता है, आर ओमेगा के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v किसके बराबर आ जाएगा, आर ओमेगा आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, g बाय म्यू एस इंटू आर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एंगुलर स्पीड आ गई जिसके साथ रोटर जो है वो मूव कर रहा था। हमने टेंजेंशियल स्पीड फाइंड करनी थी, वो स्पीड हमने फाइंड कर ली। रोटर का कॉन्सेप्ट क्या था, इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हॉलो सिलिंड्रिकल शेल होता है जिसको उसके अपने ही एक्सिस के गिर्द हमने क्या कराना होता है, रोटेट करवाना होता है। और अब हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। कि अगर कोई पर्सन है वो रोटर में खड़ा हुआ है तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, जिसके मैंने लिखा है W इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी। डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स उसको नीचे मूव नहीं करने दे रही, उसको अपर डायरेक्शन में लग रही है, जिसको हमने एफ एस का नाम बोल दिया, एफ एस का नाम दिया। अब देखें कि एम जी किसके बराबर है, एफ एस के। यहाँ पे आपने क्या लिखा, एफ एस की वैल्यू पुट की म्यू एस एन। यहाँ से आपने एन की वैल्यू फाइंड कर ली। एन की वैल्यू क्या आ गई, एम जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। म्यू एस यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि यही नॉर्मल की फोर्स जो है वो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो एन किसके बराबर हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है वो इस हॉलो सिलिंड्रिकल शेल का रेडियस होगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने v की वैल्यू फाइंड की। v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, v इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई म्यू एस। अब आप देखें कि ये स्पीड किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है, बट यूजुअली वो तो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। रेडियस पे डिपेंड कर रही है, इस हॉलो सिलिंड्रिकल शेल के रेडियस पे डिपेंड कर रही है v की वैल्यू, और साथ में किस पे डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। बट ये लीनियर वेलोसिटी के लिए था। हमने कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी से किस तरह से रिप्लेस करते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आपने v की जगह पे आर ओमेगा लिखा, और आपको यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप r को इधर जाके डिवाइड करेंगी, तो यहाँ पे जब r स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो r स्क्वायर की फॉर्म में होगा। r स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह से होगा, आर ओमेगा किसके बराबर है, आर जी बाई म्यू एस। आपको ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, आप ओमेगा को इधर ही रखेंगे, आर जी और म्यू एस। अब आप अगर इस आर को स्क्वायर रूट के अंदर ला रहे हैं तो आपको आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब ओमेगा क्या हो जाएगा, जी बाई म्यू एस आर। यही एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, g बाई म्यू एस आर। अब हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है और r की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। ये था हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने रोटर के बारे में पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटर के अंदर रख दिया जाता है तो उस पर एक्सटर्नल कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट करती हैं।